and future action points based on these assessments. Thank you. आदरणीय अध्यक्ष जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने इसके ऊपर एक अच्छा स्टडी किया है, जिसके कारण से इसका डिटेल मैं आदरणीय महोदय को दे दूंगा, लेकिन कुछ सेलिएंट फीचर्स मैं बता भी सकता हूं। जो रिजोल्यूशन होते हैं उसकी इफेक्टिवनेस पर और उसके आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर जो IIM में अहमदाबाद ने स्टडीज की है, उसमें फाइनेंशियल रिकवरी के ऊपर भी सारी स्टडी है। जो मैंने अभी बताया कि एडमिटेड क्लेम्स का 32% रियलाइज होता है और लिक्विडेशन वैल्यू का 168% रियलाइज होता है। इसकी कंपनीज के रिजॉल्व होने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी sales growth has increased by 76% of those resolved companies. उसकी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव हुई है, एम्प्लॉयमेंट भी 50% बेहतर हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये कुछ डिटेल्स हैं और इसकी काफी बड़ी रिपोर्ट है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसको पूरी रिपोर्ट दे सकता हूं। ठीक है। श्री रमाशंकर राजभर। बहुत कृपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, 2014 के बाद दिवाला कंपनियों की बाढ़ आई रियल इस्टेट में। रियल इस्टेट कंपनियों ने कंपनी बनाई, अपने नाती पोतों के नाम से फर्जी कंपनी बनाई और निवेशकों और बायर्स को घर देने के बजाय वो अब तक लाखों रुपया का पैसा लूट लिया गया, लाखों बायर्स का। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये सारे मुकदमे एनसीएलटी में गए और वहां एनसीएलटी ने इस पर कितना निर्णय किया, उन बायर्स का पैसा कब तक आएगा? एनसीएलटी न फायदा वो मुकदमों का निस्तारण कर रही है, न उस पर मुकदमों पर फैसला दे रही है, न उस बायर का पैसा मिल। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हजारों निवेशक देश के रियल इस्टेट में अपनी भूमि लगा करके नौकरी का सारा पैसा लगा दिया, पेंशन का पैसा लगा दिया, तो ये एनसीएलटी कंपनी कब तक उनका पैसा दिलवाने का इंतजाम करेगी, या मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, एनसीएलटी में और विशेष तौर से आईबीसी के तहत जो ये होम बायर्स को लेकर के विषय आता है, इसमें बहुत से रिफॉर्म्स सरकार ने किए हैं। इसके अंदर जो अलग से अगर कोई बड़ा बिल्डर एनसीएलटी में जाता है और उसके अलावा हमारा कोई कंज्यूमर वहां जाता है, तो उनकी बड़े प्रोजेक्ट्स में कोई टॉवर के बेस पर भी उसका रिजोल्यूशन हमने संभव कराया है। और इसके अलावा पोजेशन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ under IBC in NCLT, handover of possession of home buyers during the proceedings, ये भी हमने इंश्योर किया है। और इसके अलावा जो exclusion of units of home buyers having possession from liquidation estates in these cases where the corporate debtors has given possession to an allottee in the real estate, such assets shall not form a part of liquidation estate also। इसके ऊपर बहुत से रिलैक्सेशन भी हमने होम बायर्स को दिया है, जिसके अंतर्गत वो जो कंपनीज लिटिगेशन में है, रिजोल्यूशन प्रोसेस में है, उसमें भी जो होम बायर्स है उनको पूरा रिलैक्सेशंस और उनका हैंडओवर ऑफ द पोजीशन भी हम उसमें दे रहे हैं। इसके ऊपर भी पूरा हमारे पास डिटेल्ड रिफॉर्म्स हैं। हमारे पास पूरे डिटेल्ड रिफॉर्म्स जो हमने किए हैं, लगभग 15-20 पेजेस का वो डिटेल है, जिसका मैंने सेलिएंट फीचर्स आपको बताए हैं। आप कहेंगे तो मैं वो भी आपको दे सकता हूं। ओके। क्वेश्चन नंबर 223 ए मनी। क्वेश्चन नंबर 223 माननीय मंत्री जी। कल पे रखा है। श्री संबित पात्रा। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, हम सबको विदित है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का धाम, पूरी धाम चतुर्धाम में से एक अग्रम धाम है
और इस धाम में प्रत्येक वर्ष महाप्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र जी और अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ रथारूढ़ होते हैं, रत्न सिंहासन से उतर करके रथारूढ़ होते हैं और यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। मैं मानता हूं और करोड़ों लोग मानते हैं कि लोकतंत्र की जननी जगन्नाथ जी की यही परंपरा है, क्योंकि गरीबों से मिलना वो खुद चाहते हैं और वो राजाधिराज होकर बाहर निकलते हैं। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि इतने बड़े परंपरा को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को में इसको जोड़ा जाए। जिस प्रकार से गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि विगत दिनों में दुर्गा पूजा को जोड़ा गया, जिस प्रकार से महाकुंभ को जोड़ा गया, महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर मेरे पास जो विदित ज्ञान है, श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन SGTA ने भी माननीय मंत्री जी को सब दस्तावेज सौंपे हैं। अगर इसे त्वरित गति से काम किया जाए तो ये हम सब के लिए 4.5 करोड़ उड़िया और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। निश्चित रूप से जगन्नाथपुरी धाम हम सब भारतीयों के लिए एक आस्था का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से जगन्नाथपुरी धाम का जो है कॉरिडोर बना है, उसके बाद में वहां यात्रियों की सुविधाओं में भी निश्चित रूप से विस्तार हुआ है। जगन्नाथ यात्रा को, रथ यात्रा को वर्ल्ड हेरिटेज की इंटेंजिबल एसेट्स की लिस्ट में लिया जाए, इस प्रस्ताव का मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं सदन के संज्ञान के लिए अभी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश में 13 ऐसे हमारी स्थापत्य कला को लेकर के हमारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स और हमारे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की सूची में सम्मिलित करवाया गया है। और आज से 2-3 दिन पहले इस टेंटेटिव लिस्ट में भारत सरकार के प्रस्ताव पर 6 ऐसे नए जो है साइट्स को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें बुंदेल राजाओं के बनाए हुए पैलेसेस और फोर्ट्स की सीरीज है जो एमपी और उत्तर प्रदेश में है। सीरियल नॉमिनेशन ऑफ गुप्ता टेम्पल्स जो है गुप्तकालीन मंदिरों की श्रृंखला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में है। सीरियल नॉमिनेशन ऑफ 64 योगिनी मंदिर जो है उसका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में जो स्थित है। अश्वकाल रॉक्स जो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गुजरात में है। और इसके अलावा मेगालिथिक मैनर जो है जो तेलंगाना में है। कांगड़ वैली नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में है। ऐसे 6 ऐसे सीरियल नॉमिनेशंस ऑलरेडी इस साल की जो है अभी टेंटेटिव लिस्ट में जोड़े गए। वो निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। ये ऐसा जो है अवसर आपने मुझे दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद। श्री बेनी बानन। Speaker, sir. Sir, the objectives and the mandate of the zonal cultural centers are said to be the promotion and the preservation of folk, tribal and local arts. But are these artists treated at par with the classical artists in terms of remuneration, travel and hotel facilities? Are they graded by the Doordarshan and empaneled by the ICSR? Sir, why the zonal culture centers are not recruiting the required staff आप लोग for the past? Sir, how many artists are repeated by the Sangeet Academy their events for the last 5 years? Many times the programs are given to the board members and their relatives. So, can you give a detailed program given by the Sangeet Academy board members, their relatives? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर के थोड़ा दूर चला गया है और एक इन्होंने पूरी सूची सारे संगीत नाटक एकेडमी ने जो है आपका प्रश्न जनरल कल्चर सेंटर से संबद्ध था। अपने संगीत नाटक एकेडमी से संबंधित जो कलाकार हैं जिनकी ग्रेडिंग संगीत नाटक एकेडमी ने की है या दूरदर्शन ने जिनका ग्रेडिंग किया है, उनको दिए गए प्रोग्राम्स की सूची मांगी है। बहुत विस्तृत सूची है क्योंकि भारत सरकार के संगीत नाटक अकेडमी और जेडसीसी बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं। किन आर्टिस्ट को क्या प्रोग्राम्स दिए गए।
मैं माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में कभी भी कार्यालय मत बुलाया करो आप, उनके इसको साथ भेज में दिया करो। सारी सूची जो है उनके साथ में निश्चित रूप से साझा करके अपने आप को प्रसन्न महसूस करूं। श्री सदन में कभी भी कार्यालय में बुलाने की बात करना बंद कर दो। आपके दो में आपको भेज देंगे, सूचना भेज देंगे, ठीक है ना। कार्यालय बुलाने की बात आप पर्सनल करते रहो। श्री कीर्ति आजाद। हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये तुम जानते हैं कि ZCC बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है कल्चरल एक्टिविटीज में, लेकिन बहुत बार ये पाया गया है और कई बार जब हम लोग कमेटी के टूर पे भी जाते हैं तो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें अधिकतर लोग प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको कि बुलाया जाता है, और स्थानीय लोग जो हैं उनका जो रहता है वो नहीं आ पाता है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्थानीय लोगों को बढ़ावा देने के लिए वहां के ऑथेंटिक जो नृत्य हैं, गान हैं या दूसरे कल्चर हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? आप भी चेयरमैन हो ना कोई कमेटी के? क्या था उसी में, इसीलिए उसका और उसके पहले भी 1999 से जाता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिया जाता, मैं उस बात से बिल्कुल भी असहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा सूचना का अभाव माननीय सदस्य को है, और मैं आग्रह करूंगा कि वो एक बार जाकर के जोनल कल्चरल सेंटर्स पे और ज्यादा गहराई से उनके कार्यक्रमों में देखें, क्योंकि जोनल कल्चरल सेंटर्स प्राथमिक रूप से सारे ट्राइबल, लोकल और वहां के आर्ट फॉर्म्स को, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को ही सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। और पिछले वर्षों में जिस तरह से जोनल कल्चरल सेंटर्स में काम किया है, केवल जो है प्रेजेंट आर्टिस्ट नहीं, उसके अतिरिक्त भी जोनल कल्चरल सेंटर्स ने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज चलाते हैं, उनको मॉनिटरी सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोग्राम दे करके सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ में ऐसी वैनिशिंग आर्ट्स जो अब लगभग समाप्ति की ओर पे चली गई थी, ऐसे आइडेंटिफाई करके उन आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी हम काम करते हैं। मैं माननीय सदस्य और सदन के लिए संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब के जो बाजीगर्स हैं, जो अपनी कला दिखाते थे, वो बाजीगर्स की जो है अस्तित्व समाप्त हो गया था, वो विधा समाप्त हो रही थी। हमने पिछले वर्षों में उन बाजीगर्स को सपोर्ट करने के लिए उनको गुरु शिष्य परंपरा के साथ में जोड़ करके ऐसे जो है लोगों को आइडेंटिफाई करके पूरे पंजाब हरियाणा में ऐसे 62 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सपोर्ट एक्सटेंड करके उनके शोज ऑर्गेनाइज करा करके और उनको इस विधा को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए काम किया। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की रुबाना और खंजरी जो डाइंग इंस्ट्रूमेंट थे, उनको भी, उनके आर्टिस्ट को भी वापस रिवाइवल के लिए काम किया। थारू बुस का ट्राइबल डांस जो उत्तराखंड का है, उसको लेकर के भी वापस रिवाइवल के लिए काम किया। एक बहुत लंबी सूची है। हम स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय विधाओं को, इन सब को प्रमोट करने का काम इसके माध्यम से, NZCC के माध्यम से करते हैं। संस्कृति की सारी विधाओं को, ऐसी जो विधाएं लुप्त प्राय हो रही हैं या जिनको हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, उनका कंप्लीट एक जो है उनको सपोर्ट करना, उनको गुरु शिष्य परंपरा के तहत उनके नए उससे लोगों को जोड़ना और उसके साथ साथ में उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना तक का पूरी व्यवस्था जो है ZCC के माध्यम से की जाए। श्रीमती डॉक्टर Thank you very much. Thank you very much, Speaker, sir. Sir, the recent archaeological findings from Sivagalai in Tamil Nadu have revolutionized our understanding of India's Iron Age. Scientific evidence now confirms that iron smelting in Tamil Nadu dates back to 2172 BCE, predating its emergence in Gangetic Plains. Our Chief Minister has substantiated the evidence scientifically, sir, and has proposed a plan to set up a historical museum also in that. I would like to know through you, sir, from the Union Minister, that whether our Union government will acknowledge this and recognize it as a World Heritage Center and take it up to the world's cultural scenario. Thank you very much, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल मूल प्रश्न से दूर हट करके है, ये कल्चरल सेंटर्स के प्रश्न पर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की चर्चा उन्होंने की है, लेकिन अब तक प्राइमरीली जो विषय अखबारों के माध्यम से और जो समाचार के विभिन्न चैनल्स के माध्यम से हम सब के संज्ञान में आया है, मैं मोटे तौर पर इतना कह सकता हूं कि अभी तक जिन फाइंडिंग्स की बात माननीय सदस्य ने अभी की है और जिसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी डिफरेंट चैनल्स में की है,
उसका अभी साइंटिफिक वैलिडेशन अभी किसी तरह से नहीं हुआ। एक बार साइंटिफिक वैलिडेशन की अपनी एक सुदीर्घ व्यवस्था है, एक बार वो साइंटिफिक वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद ही इस तरह की किसी विषय पर टिप्पणी करना अनुकूल होगा। क्वेश्चन नंबर 224 श्री गौरव गोगोई जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 224। माननीय मंत्री जी। इज लेट ऑन माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तर में इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन का उल्लेख किया गया है और इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स में कुछ एक्टिविटीज होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं। असम में एक इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है होलोंगापार गिबॉन सैंक्चुरी, होलोंगापार गिबॉन सैंक्चुरी। इसका जब ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2018 में निकलता है कि कौन से वो एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, तो उसमें तेल और गैस का विवरण होता है। सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग न्यू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कॉजिंग पोल्यूशन, उनके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन उनके एनेक्स्चर में आता है। यह है 2018 में। लेकिन 2019 में जब दोबारा फाइनल नोटिफिकेशन आता है कि इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन होलोंगापार गिबन में कौन से वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है, तो तेल और गैस गायब हो जाता है। उसमें सिर्फ सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन आ जाता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो पहले एक्सप्लिसिटली मेंशन था, उसको हटाया जाता है। आप समझ सकते हो, अब उस होलोंगापार गिबन सैंक्चुरी में एक बड़ा तेल कंपनी वहां पर एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। तो हम तो जानना चाहते हैं कि एक्सप्लोरेशन ये ऑयल और गैस नोटिफिकेशन से कैसे हटा, और हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मानो तेल मिला तो तेल का तो एक्सट्रैक्शन करेंगे, तेल का तो प्रोडक्शन होगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साफ साफ कहता है कि रेड कैटेगरी लिस्ट है ऑन ऑफशोर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, रेड कैटेगरी लिस्ट में आता है, जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में नहीं अलाउड है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने जब ऑयल प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, तो एक इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में वो ऑयल एक्सप्लोरेशन क्यों अलाउ कर रहे हैं? थैंक यू सर। माननीय सदस्य जी का जो सवाल है सर, जो मूल प्रश्न है वो फॉरेस्ट कवर आसाम में डिक्लाइन हुआ है, क्या हो रहा है, उसको लेकर है। अब आप माननीय सदस्य एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, इको सेंसिटिव जोन की बात कर रहे हैं, सो उसके बारे में डिटेल लेके मैं बता दूंगा सर। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है सर, हमारे देश के लिए खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत ही खास महत्व रखता है सर। वहां का डेवलपमेंट हम लोगों के लिए एक प्रायोरिटी है। मैं माननीय हाउस को बताना चाहता हूं सर कि पिछले 11 साल सर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 8% हो गया है, और वो अपने नेशनल एवरेज इंडेक्स से बहुत ज्यादा है सर। द डेवलपमेंट प्रायोरिटीज फॉर अ कंट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कुछ भी डेवलपमेंट के नाम पे, चाहे अपने इको सेंसिटिव जोन हो, फॉरेस्ट एरियाज हो सर, उसका एक नियम कानून, एक प्रोसीजर है सर। इसमें जो हम लोगों का वन संरक्षण संविधान अधिनियम 1980 है सर, उसमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी किस ढंग से की जाएगी, उसके क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। अगर उससे हमारे फॉरेस्ट को या एनवायरनमेंट को कोई नुकसान होता है तो उसको मिटिगेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस हम लोग करेंगे सर। थैंक यू सर। माननीय सदस्य। इस सदन में आज हम कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को मिस कर रहे हैं। अगर वो उपस्थित होते तो आज हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता। उनके पिता, अगर आज ये जब ये सवाल है, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, आज ये जब सवाल है तो उनको उपस्थिति होनी चाहिए। एक मिनट, एमओएस दे सकते हैं, पर आज वो उपस्थित क्यों नहीं है सर? एक मिनट उनके वो उत्तर दे सकते हैं, पर एक मिनट वेणुगोपाल जी, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट। उनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, उनकी सूचना मुझे सदन में दे दी है, इसलिए राज्य मंत्री जवाब दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संवेदना उनके साथ है और उनके परिवार के साथ है। मेरा दूसरा सवाल है सर कि असम्स फॉरेस्ट कवर हैज रिड्यूस्ड बाय 86 स्क्वायर किलोमीटर्स बिटवीन 21 एंड 23। ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का है। तो जितना भी गतिविधियों का उल्लेख आदरणीय मंत्री ने किया है,
हो सकता है कि राज्य सरकार इनके एडवाइजरी को पालन नहीं कर रही, या ये जो फंड्स भेज रहे हैं उसका राज्य सरकार दुरुपयोग कर रही, क्योंकि फॉरेस्ट कवर बढ़ा नहीं है, पिछले 3-4 सालों में घटा है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहता है असम फॉरेस्ट कवर हैज रिड्यूस्ड बाय 86.66 स्क्वायर किलोमीटर्स बिटवीन 21 and 23. Altogether, as per Assam Science and Technology Environment Council, Assam has lost 83.92 square kilometers of forest and tree cover over 2 years. और सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? सबसे ज्यादा हो रहा है कार्बी आंगलोंग में, सबसे ज्यादा हो रहा है डीमा हसाओ में, जहां पर सिवियर डिग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि वहां पर जंगल काटे जा रहे हैं और अवैध कोयला खनन हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या ये जो फॉरेस्ट ज्यादातर कार्बी आंगलोंग और डीमा हसाओ में अवैध कोयला खनन के द्वारा घटे जा रहे हैं, क्या वहां पर सेंट्रल टीम जाएगी, क्या वहां पर इंक्वायरी बैठाएगी, और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स का क्या रोल रहा है, क्या उन पर इन्वेस्टिगेशन होगी? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, मैं आपके थ्रू जानकारी में लाना चाहता हूं कि सर, जहां तक आसाम के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात है और जहां तक फॉरेस्ट कवर की बात है, सर पिछले 10 साल में डिजिटल चेंज जो हुआ है फॉरेस्ट कवर का आसाम में, वो घटा नहीं बल्कि 748.65 किलोमीटर बढ़ा है, और सर जो कि 2.72% है द टोटल फॉरेस्ट कवर आसाम। सर पिछले साल में माननीय सदस्य जी का कंसर्न सही है कि पिछले साल में कम हुआ है, लेकिन कितना कम हुआ है? केवल 0.038%। सर इसके साथ साथ हम लोग आसाम में ट्री कवर बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी ले रहे हैं। सर कैंपा प्लांटेशन से हम लोगों ने 10,759 हेक्टेयर हम लोगों ने कवर किया सर बिटवीन 2020 एंड 21। सर इसी तरह फॉरेस्ट कवर के लिए यहाँ पे एक न्यू बटालियन ऑफ असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स रेज की गई है, जिसमें 2000 फॉरेस्ट फ्रंटलाइन स्टाफ रिक्रूट किए गए हैं। सो जहां तक असम की बात है, काजीरंगा ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ वेरी स्पेशल मेंशन इन असम सर। वहां पे हम लोग नॉट ओनली हम लोगों ने पोचिंग खत्म कर दी है, लेकिन वहां पे सैकड़ों किलोमीटर अवैध इंक्रोचमेंट से खाली किए हैं। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग दीज वेरियस स्टेप्स एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स टू कैरी आउट दीज एक्ट्स। हम लोग एक एडवाइजरी बॉडी हैं, हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इसके साथ जो कंसर्न माननीय सदस्य जी ने रेज किया है वो सही है, कम हुआ है लेकिन मार्जिनल कम हुआ है, और क्यों कम हुआ है सर इसका इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। के फ्रांसिस जॉर्ज। Sir, in Assam, if it is degradation of forest is the problem, in Kerala, sir, it is the aggregation of forests. Sir, according to the latest forest report, Forest of India report, Kerala's forest cover is 29.66% and the green cover is 64.26% compared to the all India average of 23.59% and 9.34% respectively. Sir, we have a serious problem of human-animal conflict in Kerala. Every day, sir, somebody is getting killed. The people living near to the forest fringes, every day someone is getting killed and, crops are being destroyed. And nothing is being done to protect the poor people. And the state government say that the 1972 Wildlife Protection Act, the provisions of that act does not permit the state to take decisive action. Okay. And the sender says, the states are permitted, the chief wildlife warden can act according to the situation that demands. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, if it is needed, will this 1972 Wildlife Protection Act be amended? And also, sir, my request is that the House should discuss this matter. A short duration discussion should be done in this House. Will the Minister please answer? सर माननीय सदस्य ने 2 विषय रखे हैं, एक तो केरला में जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है और दूसरा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। सर डिग्रेडेशन के बहुत से वजह हो सकती है सर। हाँ। कर रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, ये बता रहे हैं इंक्रीज हो रहा है। अच्छा सर, जहां तक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात है, ये सही बात है कि पूरे देश में ऐसे इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं। हम लोग की सरकार एडुकेट कंपनसेशन देने की हमेशा कोशिश करती है, देते भी हैं, और इसके लिए एक मैनेजमेंट प्लान हम लोग हमारा डिपार्टमेंट बना भी रहा है। आप तो जवाब दो, उधर मत जाओ, जवाब दो अभी सर, आप तो जवाब देते जाओ। सर जो ये आप माननीय सदस्य द प्रोग्राम ही वाज टू नो सर, अगेन
सर आई बेग टू से कि ये जो मूल सवाल था वो ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर और आसाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेकर था। और सर अगर यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा सही बात है, इसके लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोविजंस कर रहे हैं, इसकी जियो टैगिंग की बात हो रही है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एंड वी आर पुटिंग दीज प्रोसेस इन एक्शन। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 225 श्री केसी वेणुगोपाल। 225. So the statement is laid on the table. माननीय सदस्य। Thank you very much, Honorable Speaker, for giving me an opportunity to reflect the pain and agony which are facing by the fisherfolk of the country, especially the state of Kerala. The issue is that offshore mining has been declared by the central government and tender processes are started. Basically, started from Kollam to Parap area, which is Ramachandran also representing that constituency, and my constituency, Alappuzha, is also coming under the sea. Honorable Speaker, sir, this is the area where maximum fish breed is there. This is the area where maximum our minerals are there. Without conducting a proper environment study, how do you know how government can go like this type of tender procedure? The fishermen are in a great pain. Last 3 months they are in agitation. I went to the deeper sea for agitation. But when government is taking a decision, at least they should consult the stakeholders. For this sand mining, offshore mining, fisher folk is one of the major stakeholders. Nobody consulted the fishermen people. Nobody consulted the experts. Sir, without that study, how can government go to this? Now government is saying, what is government is saying, sir? We will do tender first. After that, the company who got the tender will do the environmental impact study. Sir, what logic is this, sir? What logic is there? So my direct question to the minister, whether the minister is going to reply to the house through you, sir, whether they are going to stop this offshore mining, especially for Kerala. सर, ये जो ऑफशोर एरिया माइनिंग का सवाल है माननीय सदस्य का, सर मैं आपको जानकारी में आपके थ्रू लाना चाहता हूं कि ये एक्ट 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था सर, एंड दिस वाज मेंट टू प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन जो हमारे इंडिया के अंदर आते हैं। ये हम लोगों ने सर 2023 में अमेंड किया था। जहां तक आपका सवाल जो कंसर्न रेज किया है कि फिशरमैन का क्या होगा, ब्रीडिंग ग्राउंड का क्या होगा, क्या कंसल्टेशन हुआ कि नहीं हुआ, सर इन सारों जवाब का, सर इन सारे सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। सर सारे कंसल्टेशन हुए थे सर ये जब आइडेंटिफाई हुए थे 13 ब्लॉक्स, सर उसके बाद ऑल कंसर्न मिनिस्ट्रीज वर कंसल्टेड इंक्लूडिंग 9 कोस्टल स्टेट्स। सर द ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक्स हैव बीन केयरफुली सेलेक्टेड and ensuring that these protected areas and fishing areas remain unaffected. सर मैं जानता हूं सर केरला असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था अगेंस्ट दिस, सर उस पर भी मैं आई टेक 1 minute here also. Sir, the consultative process has happened with the state governments and various concerned central ministries, and the same was done at various stages at the time of the amendment into act itself. Amendment के समय ही हुआ था, फॉर्मेशन जब रूल हुए थे और ऑप्शन हुआ था उस समय भी हुआ था। सर जहां तक ये माइनिंग का ऑपरेशन का सवाल है, सर इसमें G1 से लेके G4 तक स्टेजेस है। सर इसमें बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि जितने भी एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स की जरूरत है, अभी स्टेज पे ओनली द ऑक्शन प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड। एडुकेट प्रोविजंस आर देयर इन द एक्ट एंड रूल्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स, एंड दीज कंसर्न्स विल बी एड्रेस्ड व्हेन दे अराइज। फर्दर सर, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन आर अ इंटीग्रल पार्ट। सर ये एम्बेडेड है रूल्स में, ऑफशोर एरियाज मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट रूल्स 2024 में एम्बेडेड है सर एट वेरियस स्टेजेस फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन, हर स्टेज पे प्रिस्क्राइब्ड है कि कैसे सेफगार्ड हम लोगों को रखना है। और सर अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, इट विल बी एड्रेस्ड व्हेन इट अराइजेस। थैंक यू सर। सर एक भूल दोबारा देना, सप्लीमेंट्री के साथ देना। Sir, when a poor fisherman going for construct a small hut in the sea coast, CRZ norms is there. Government is stopping them. You cannot construct a small hut in the area. Now you are going to have a maximum impactful mining
in offshore. Sir, the study report by this Cochin Fisheries University along with Aquatic Department has been released. That study report clearly telling it is going to affect very severely of the fish breeding. Entire fishermen is agitating. You cannot do mining. I'm a responsible member from Kerala. I can say in this floor house, Speaker, please pardon me, we will never allow this type of mining in Kerala. Definitely we will not. If you want to do, then now you are telling that after we will study. Why don't you stop these tender procedures and you conduct an independent impartial study? Otherwise, we will not allow this mining. Definitely, it is going to affect fisherman community. I think the senior minister is not here. I think the Prime Minister, I have already given a letter to the Prime Minister also. The government has to come forward for serious action to stop this mining activities. थैंक यू सर। सर माननीय सदस्य ने फिशरमैन की कंसर्न की बात की सर, पहले वो पहले पार्ट में था, मैं भी उसका जवाब दे दूं सर कि और ये जो अभी आपने कहा है सर, आपने सीआरजेड की बात की सर सीआरजेड जो जोन है हमारे देश का वो अपने कोस्ट से केवल 12 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करता है सर उसके बाद हम लोगों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है सर। ये जो माइनिंग हो रही है इट इज बियॉन्ड द सीआरजेड जोन, उससे 5-6 किलोमीटर और आगे है सर। वहां पे डेप्थ पानी की बहुत ज्यादा है एंड जो ट्रॉलर्स और जो फिशिंग एक्टिविटी हमारे देश में होती है विच इज बेसिकली एक कोस्ट लाइन के पास में होती है सर। दूसरी बात वहां पे एक बहुत बड़ा फिश ब्रीडिंग ग्राउंड भी है। माइंस तो स्टेट का विषय है ना, माइंस तो सर ये माइंस वैसे सर उन्होंने बताया ना केरल स्टेट सरकार का। सर एक बार सर वैसे तो ये क्वेश्चन कायदे से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का था सर, लेकिन हमें एड्रेस है तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे सैटिस्फैक्टरी जवाब देने की सर। तो अगेन सर जहां तक हमारे मिनिस्ट्री का सवाल है, हम लोगों का एनवायरमेंटल कंसर्न जो है सर वो विद इन सीआरजेड जोन तक जाता है जो कि केवल 12 नॉटिकल माइल तक है सर। ये माइनिंग जोन सीआरजेड जोन के भी बाहर है सर। मैं एक और आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं सर कि सर केरला गवर्नमेंट ने, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं होनी चाहिए वगैरह सर, लेकिन सर मैं केरला गवर्नमेंट का ही सर एक सर्कुलर डेटेड 20/12/18 का मैं रखना चाहता हूं सर इसमें गवर्नमेंट ऑफ केरला विशेज टू एनकरेज द इंपोर्ट ऑफ सैंड फ्रॉम अदर कंट्रीज सर। यही सरकार कि वहां सैंड की इतनी कमी को इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने पास किया है। और सर ये जो सैंड ये ब्लॉक्स है वही बिल्डिंग क्वालिटी सैंड के ही है सर। इससे सबसे ज्यादा फायदा तो केरला गवर्नमेंट को ही होने वाला है, केरला स्टेट को होने वाला है। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड दीज बेसलेस कंसर्न्स व्हिच आर बीइंग रेज्ड सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट। ठीक है, मैं देखता हूँ। आज रेल पे चर्चा है। 226 मुकेश राजपूत, आप बैठेंगे तो आपको बुलाऊंगा ना, बैठेंगे। नहीं, एनके प्रेमचंदन जी को प्रश्न पूछ लें तो एनके प्रेमचंदन। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I fully endorse the views expressed by learned colleague Sri K.C. Venugopal. Sir, it is a catastrophe is going to happen in the coastal area of the state of Kerala. Sir, let me explain. It comes under my constituency and Alappuzha K.C. Venugopal's constituency. The proposed area for mining is 342 square kilometers of sea area. And this is from 32 nautic miles to 61 nautic miles from the coastal area, where the 85 kilometers of length of this Koilon bank, Kollam Parab, having abundant fish wealth is there.
The area which is proposed for sea sand mining is the area we are having the abundant fish wealth, and the Kollam area is having 1/4 of the total production of the fish wealth is there. So in such a situation, without conducting an environmental impact assessment, and sir, the answer is I am seeking protection. Sir, we are seeking protection from the Honorable Speaker, because the answer would go to shows that the environmental impact assessment will be done after the bidding process. The contractor or the bidding company will conduct the process. And how can it be? And the second, sir, B part of my supplementary is COP27. Sir, internationally, COP27 conference, which was held in Egypt, so many countries which have experienced sand mining, and it is adversely affect. माननीय मंत्री जी, नो सर ओके सर जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडी है सर, वो बिफोर माइनिंग ऑपरेशन की जाएगी सर। उसके बेसिस पे ही हम लोग या जो माइनिंग विभाग है वो परमिशन देगा कि माइनिंग हो कि ना हो। उसके पहले सर, बिफोर द ऑपरेशन द एनवायरमेंट स्टडी विल बी कैरिड ऑन, इल बी वेटेड बाय द मिनिस्ट्री। सर, इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी भी इसको देखेगा, उसके बाद ही माइनिंग की क्लियरेंस दी जाएगी। क्लियर हो गया ना बात, ये क्लियर है। 226 मुकेश राजपूत नेक्स्ट माननीय मंत्री जी श्री सुरेश कुमार, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या मापदंड हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तथा असंगठित क्षेत्र में कामगारों के डेटा का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा। और साथ ही साथ देश में, जैसा कि उत्तर में बताया गया कि 30.70 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हैं, और मेरे प्रदेश में 19.89 लाख असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। ई श्रम पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से किस प्रकार से इन रजिस्टर्ड कामगारों की सहायता कर सकता है, तथा रजिस्ट्रेशन के बाद जो पंजीकृत कामगार है उसको कैसे पता चलेगा कि उस किस स्कीम के लिए नामांकित है। माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछा है। माननीय अध्यक्ष जी, देश में पहली बार 2021 में देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों की सूची बनाने के लिए तय करा। आज मुझे खुशी है क्योंकि कई प्रकार के अलग अलग सेक्टर होते हैं और अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले असंख्य लोग होते हैं। उसमें से 30 व्यापक सेक्टर में 400 व्यवसायी लोगों की सूची बनाने के लिए सरकार ने एफर्ट करा। मुझे आज बताते हुए खुशी हुई है कि आज ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ 70 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यवसायी लोग हैं, उसको एक ई श्रम नंबर मिलता है। ये नंबर के आधार पर उसकी पहचान होती है। दूसरा क्वेश्चन माननीय सदस्य ने पूछा है कि ई श्रम पोर्टल पर वो रजिस्टर तो हो गए, लेकिन रजिस्टर हो जाने से उसको क्या फायदा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ई श्रम पोर्टल पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक रजिस्टर हो जाते हैं, उसको कई टाइप की भारत सरकार की स्कीम के साथ जोड़ा गया है, ताकि ऐसे लोगों को मैपिंग करने में सरकार को भी सुविधा रहेगी और स्वयं को भी सूचित रहेगा कि मैं कौन सी योजना के लिए एलिजिबल हूं। उसके लिए वन नेशन वन रेशन कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत 13 प्रकार की ऐसी योजना है जो भारत सरकार की योजना में एक ही प्लेटफॉर्म पर मैपिंग से पता चलता है कि कौन सी योजना के लिए वो एलिजिबल है, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल, अध्यक्ष महोदय, कोई गांव में कोई गरीब परिवार के व्यक्ति है, उन्होंने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा, तो तुरंत ही हाउसिंग मिनिस्ट्री उसको चेक करेगी, ग्राम विकास मंत्रालय उसको चेक करेगा, उसमें से फ्लैग होगा कि उसके पास आवास नहीं है, तो तुरंत ही उसका अप्रोच करके लास्ट माइल व्यक्ति तक उसका फायदा हो। प्रधानमंत्री आवास थोड़ी मिलेगा उसको। यस, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा।
ई श्रमिक पोर्टल वाले को प्रधानमंत्री आवास थोड़ी मिलेगा माननीय मंत्री जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, नहीं मिलेगा। क्यों? प्रधानमंत्री ई श्रमिक पोर्टल वाले को प्रधानमंत्री आवास तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्राइवेट को मिलेगा ना। अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहना चाहता हूँ, जाएगा मगर वो मैपिंग वो ई श्रम पोर्टल नहीं देंगे, मेरा मंत्रालय नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक ग्राम विकास मंत्रालय मैपिंग से उसको पता चलेगा कि ये श्रमिक है, उसके पास आवास नहीं है, तो मैपिंग करके तुरंत ही उसको इंटीमेट करेंगे कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल है और आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। Thank you, Speaker, sir. Now, we are aware of the fact that a large number of workers in the unorganized sector continue to work past the age of 60 years. My question to the Ministry, sir, through you is, has the government restricted e-Shram portal registration to workers aged 16 to 59 years? Now, and has the government conducted any assessment on the exclusionary impact of the age limit, that is above 60 years? And are there any plans to extend eligibility to ensure social security coverage for senior workers? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर होता है और उसके लिए कई टाइप की योजना के लाभ के लिए वो एलिजिबल होता है। हमने ई श्रम पोर्टल को साथ में नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ भी इंटीग्रेट करा है, ताकि ई श्रम पोर्टल के लाभार्थी अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी योग्यता के अनुसार नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हुई हो तो उसको एनकेस कर सके। यह माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विशेष रूप में पूछा है कि 60 साल की उसकी एज हो जाने के बाद उसको कोई लाभ मिल सकता है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को ये संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कई ऐसी योजना है, पेंशन योजना भी है, उसमें से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, उसमें अपने जब वो काम करते हैं तब पेंशन फंड में पैसा जमा कराया हो, इस योजना में पैसा जमा कराए हैं तो 50% पैसा राज्य सरकार देती है और दोनों को मिला के वो 60 एज के बाद उसको 3000 का पेंशन भी उपलब्ध कराया जाता है। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। जिन माननीय सदस्यों की माननीय सदस्य सीट पर आकर बुला करो। जिन सदस्यों की स्थगन सूचना प्राप्त हुई, श्री राजेश रंजन, इमरान मसूद, श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि, बी मनिकम टैगोर, विजय कुमार वजंस कुमार, कोडी कोनल सुरेश, नीरज मौर्य, सोगत राय, केसी वेणुगोपाल, बेनी बनन, मोहम्मद जावेद एबन। आप मणिपत टैगोर जी के इक्वल मत बनो, आप सीनियर व्यक्ति हो, ठीक है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions again my name at serial number 2 in today's list of business. Thank you, sir. श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of the House pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name at serial number 3 in today's list of the business of Lok Sabha. Thank you. आइटम नंबर 4, श्री जयंत चौधरी जी। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, श्री पंकज चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, श्री सुश्री शोभा करंदलेजे। अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरा नाम के सामने क्रम संख्या 6 पे उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। शोभा जी, आप पूरा आगे क्या लगाते हैं नाम? करनलाजे। करंदलाजे। आइटम नंबर 7, श्री सुकांत मजुमदार।
With your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's list of business. आइटम नंबर 8 श्री हर्ष मल्होत्रा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9 श्री राधा मोहन सिंह। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 डॉक्टर शशि थरूर जी। श्री अरुण गोविल। On External Affairs, 18th Lok Sabha on demand for grants of the Ministry of External Affairs for the year 2025-26 as listed against my name at serial number 10 in today's order of paper. Item number 11 Sri P.C. Mohan. Sir, I rise to present a copy each of the 5th and 6th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment 2024-25 as listed against my name at serial number 11 in today's list of business. Thank you, sir. Speaker sir, with your kind permission, I rise to move the motion for election of 2 members from amongst the member of the House to the Court of University of Delhi mentioned against my name at serial number 12 in today's list of business. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शून्यकाल। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी को, कैबिनेट मंत्री जी को राज्यसभा में जवाब देना, रेल मंत्री जी को, इसलिए शून्यकाल 12 बजे से 12:30 बजे तक चलेगा। 12:30 बजे बाद कुछ देर माननीय मंत्री जी रुकेंगे, उसके बाद राज्य मंत्री रुकेंगे और राज्यसभा के जवाब के बाद वापस कैबिनेट मंत्री यहां पर आ जाएंगे। एक मिनट। इसलिए आज शून्यकाल में एक मिनट में अपनी बात को, और पूरी बात के लिए 2-2 मिनट, तो फिर 1 बजे मंत्री जी रहेंगे, 1 बजे बाद आएंगे। बताइए क्या करना है? क्या है? क्या सदन का ठीक है? क्या कर लीजिए? 0 आवर। 1-1 मिनट में खत्म कर दो आज। प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़। सम्मानीय और कभी भी एक और विषय हमेशा के लिए बता दूं, प्रश्न शून्यकाल के अंदर जो विषय दिए हैं उन विषयों पर बोलें। अगर आपको विषय को परिवर्तन करना है तो चेयर को दें, और चेयर अगर आपके उस सवाल को परिवर्तन करने की सहमति दे देती है तो ही आप उस विषय को उठा सकते हैं। सम्मानीय सभापति महोदय, मैं महाबोधि महाविहार अधिनियम 1949 को रद्द करके स्थित महाबोधि मंदिर का प्रबंधन जो है वो बौद्ध समाज को सौंपने के संबंध में ये शून्यकाल पे बात करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के गया स्थित महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है, जहां भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी को बोधि प्राप्त हुई थी। यह स्थान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के बौद्ध समाज के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। किंतु महाबोधि महाविहार प्रबंधक अधिनियम 1949 के तहत इस महाविहार का प्रबंधक एक ट्रस्ट बोर्ड है, जहां महाबोधि मंदिर प्रबंधक बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से इसको चलाया जाता है। सम्मान्य सभापति महोदय, इसमें जो है वो 4 बौद्ध सदस्य हैं और साथ में अन्य 4
अलग समाज के सदस्य इसमें प्रतिनिधि करते हैं और इसके जो अध्यक्ष है वो जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह व्यवस्था अन्य धर्मस्थलों की तुलना के साथ अगर की जाए तो अनुचित और बौद्ध समाज के प्रति अन्यायपूर्वक प्रतीत होती है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है, देश में स्थित सभी मस्जिदों के प्रबंधक जो होते हैं मुस्लिम समाज के होते हैं, चर्च के प्रबंधक ईसाई समाज के होते हैं, गुरुद्वारा के प्रबंधक सिख समाज के होते हैं, मंदिरों के प्रबंधक हिंदू समाज के होते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने 0 ओवर पर बोलने का जो अनुमति दी उसके लिए। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान नरेगा जो योजना है जो मूल उद्देश्य से भटक रही है और जो वर्तमान समय में पिछले 4-5 सालों के अंदर नरेगा योजना के तहत जो नियम लागू किए गए हैं वो कहीं न कहीं नरेगा योजना को कमजोर करने के लिए लाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, आपका विषय क्या है? नरेगा योजना के अंदर जो मेड कारीगरों का जो भुगतान नहीं हो रहा है और जो नियम लागू किए हैं जिसकी वजह से रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लोग जो लाभार्थी हैं वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यह विषय मेरा मूल रूप से आप तो भली बात जानते हैं कि हमारा कल्चर रहा है कि जेठ है और जो ससुर है उसके सामने घूंघट नहीं उतारती है बहू, लेकिन नरेगा योजना में यह लाया गया है कि आंखों से स्क्रीनिंग किया जाएगा, घूंघट उठा के उसका हाजिरी ली जाती है आंखों से। ये हमारी संस्कृति को खत्म करने का नियम लागू किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये मेरा जो मूल रूप से अनुरोध है कि मेड कारीगरों का 6 से 7 माह तक 3 से 4 माह के भुगतान नहीं किया गया है, तो मेरा अनुरोध है कि मेड कारीगरों का समय पे भुगतान किया जाए। एम के राघवन। Thank you, Speaker sir, for giving this opportunity, sir. NIT Calicut is one of the country's premier institutions, sir, and such decisions must be made with utmost transparency, sir. At this, I would like to highlight that the individual appointed as a dean by passing the level of HOD had made a controversial public statement 2024. Sir, praising the assassin of Mahatma Gandhi quote, proud of Godse for saving the India. No, sir, this statement led to the FIR being registered against the person and the investigation is currently underway. Sir, on the basis of this statement, unfortunately, she was elevated for this critical statement of hers, and I wish to know what message this will give to the nation as whole. Sir, sir, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा की विधानसभा क्षेत्र हरगांव और धौरारा में हर वर्ष आ रही विनाशकारी बाढ़ की विभीषिका के अस्थायी समाधान की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां अध्यक्ष महोदय, आखिर क्या कारण है कि आजादी के बाद लगातार बाढ़ की विभीषिका का अस्थायी कोई समाधान नहीं निकाला जाता है? हर वर्ष मुआवजे के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी बंदरबाट करते हैं, उसमें हजारों करोड़ की लूट होती है और इस पर बनाने के नाम पर, तटबंध बनाने के नाम पर हर वर्ष हजारों करोड़ की लूट होती है। क्या सरकार को इसके अस्थायी समाधान की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? इसलिए अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में एक बांध है जिसका निर्माण कार्य हो रहा है, तटबंध निर्माण की है, जो पुराना अलाइनमेंट था। हमारा आपसे अनुरोध है कि वही अलाइनमेंट रखा जाए जिससे कि क्षेत्र के तमाम लोगों को लाभ मिल सके और अस्थायी समाधान की तरफ अध्यक्ष जी डैम बनाने का काम हो, बिजली का, और नदी को चैनलाइज करने का काम हो, साथ ही साथ बांध निर्माण किया जाए। अध्यक्ष जी, इतने कम समय में पूरी बात नहीं आ पा रही है, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है, बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयास करे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विरायाटो फर्नांडिस। In 1989, late Pradhan Mantri Shri Rajiv Gandhi brought the 89th amendment. It was passed in the Lok Sabha but not in the Rajya Sabha. The idea was to strengthen the Panchayati Raj institution. Subsequently, in 1992, the 73rd amendment was passed. The subjects that were there in the 11th schedule of the amendment were health, education, fisheries, drinking water, sanitation. But till today, the 73rd amendment has not been implemented in Goa. The Gram Sabhas are passing resolutions against the ill-conceived laws that are being brought in Goa, sir. Our rivers, our forests, our agricultural land is getting converted for chronic capitalist. Goa is getting converted into a coal hub.
I request the government, sir, माननीय to अध्यक्ष महोदय, implement the 73rd amendment at the आज ये earliest. चिंता का विषय है कि बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार क्यों कम हो रही है। देश की आम जनता बैंकों को कुबेर का खजाना मानती रही है। ऐसे में जब नवभारत टाइम्स जैसा प्रतिष्ठित अखबार 20 अगस्त 2024 को यह खबर छापता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों में घटते डिपॉजिट पर हाल में चिंता जताई और अब केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी इस बात पर चिंता जताते हुए बैंकों से डिपॉजिट बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा, तो देश की जनता हैरानी में डूब गई। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर रहा है ताकि फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। जी, मेरी डिमांड यह है कि बैंकों का डिपॉजिट जो है वो बैंकों में अब ये कहा जा रहा है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, तो बैंकों को में का डिपॉजिट इंश्योरेंस की वजह से कम होता चला जा रहा है और इंश्योरेंस वालों को बैंक बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बैंकों से बैंकिंग का काम कराया जाए और इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस का काम कराया जाए। ओके। बैंकों पर इंश्योरेंस का लोड बढ़ने के कारण बैंक डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। इससे भविष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को फाइनेंस करने में समस्या आ सकती है। इसलिए बैंकों को बीमा के काम से अविलंब मुक्त करा दिया जाए। श्री थरा धन्यवाद। वित्तन MS थरा वित्तन। அவைத்தலைவர்களே வணக்கம். பட்டு ஆரணி என்று அழைக்கப்படும் ஆரணி இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஒரு முக்கிய வணிக தொழில் மற்றும் தலைமையாகவும் உள்ளது. ஆரணிப்பட்டு நெசவு, நூற்பாலைகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு தாயகமாகும். இந்த நகரம் பெரும்பாலும் பட்டு நகரம் என்று செல்ல பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. அரிசி உற்பத்தி மற்றும் பட்டு சேலை நெசவு மூலம் முக்கிய வருவாயில் ஈட்டுகிறது. நெல் உற்பத்தி மற்றும் ஆரணி போன்று அழைக்கப்படும் அரிசியை உற்பத்தி செய்ய 300க்கும் மேற்பட்ட ஆலைகள் உள்ளன. பட்டு சேலை தயாரிப்பில் நிபுணர்களுக்கும் பெற்ற பட்டு நெசவாளர்களும் பெரிய சமூகங்களும் இந்த நகரத்தில் உள்ளன. கைத்தறி நெசவுக்கு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும் சமீப காலமாக விசைத்தறிகள் போன்ற இயந்திரமயக்கப்பட்ட முறைகளுக்கு மாறுபட்டன. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அதிக வருவாய் ஈட்டும் நகரம் ஆரணி. தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே பெரிய நகரம் என்ற பெயர். இங்கே இப்போதெல்லாம் நெசவு தொழில் மெதுவாக மறைந்து வருவதால் யாரும் நெசவு குடும்பத்திலே திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. கைத்தறி நெசவு மற்றும் காலம் தூய்மையாக பட்டு சேலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. பாரம்பரியமிக்க பட்டு வந்தாலும் மூலப்பொருட்கள் மீது GST விதிக்கப்படுகிறது. அதுபோல அரிசி எடுத்துக்கொண்டால் சில்லறையில் அரிசிக்கு GST விதிக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் பெரிய கொள்முதல் நிலையங்களில் GST விதிக்கப்படவில்லை. குடும்பங்கள் பயன்படுத்தவும் 25 கிலோ உள்ள பைகளுக்கு GST விதிக்கப்படக்கூடாது என்று வேண்டுகோள் விதிக்கின்றேன். மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 3 ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுகிறது சார். மாண்புமிகு திராவிட மாடல் நாயகர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய கோரிக்கையை ஏற்று அந்த 100 நாள் வேலையை 150 நாளாக உயர்த்த வேண்டும். 300 ரூபாய் சம்பளத்தை 400 ரூபாய் உயர்த்த வேண்டும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதே போல காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உள்ளடங்கிய காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு ஏறக்குறைய ஓராண்டு காலமாக 120 கோடி ரூபாய் நிலுவையில் இருக்கின்றது. ரூபாய் 120 கோடியை உடனடியாக விநியோகிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போல for giving me opportunity to speak. हम बात करते हैं कि विकसित भारत की बात करते हैं कि देश बदलना है, पर मुझे लगता है कि लोग तो देश बदल के जा रहे हैं, पर मेरा वो विषय नहीं है. मैं ये इस बात पे बात करना चाहता हूँ जहाँ पे नस्लीय नफरत और नस्लीय रूढ़वादिता भारतीय नागरिकों के बारे में बढ़ गई है. विदेश में पिछले 6 महीने पहले एक कनाडिया महिला ने एक वीडियो आया था जिसमें एक भारतीय मूल निवासी के खिलाफ कहा था कि वापस अपने देश चले जाओ. उसी तरह 3 महीने पहले महिला ने वीडियो बनाया था जिसमें एक महिला ने दिवाली मनाने के बात पे भारतीय लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी. साथ ही उसमें एक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐसी बात हुई थी जहाँ पे दरोगा प्रसाद सिरोज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के माध्यम से आपसे आपकी अनुमति से एक सवाल करना चाहूंगा. सवाल मत करो यहाँ पे। नहीं, मैं पूछना, मैं आपकी जानकारी संज्ञान में लाना चाहता हूँ. 1 मिनट बैठो. कभी भी सदन में स्पीकर से सवाल नहीं पूछते हैं, ठीक है ना? आप सर बोलो. क्षमा चाहूंगा मान्यवर, मैं ये आपके माध्यम से 7/8/2024 को संसद भवन में मेरे द्वारा 377
के तहत एक प्रश्न पूछा गया था विद्युत आपूर्ति के बारे में, लेकिन सदन को गुमराह किया गया कि ट्रांसफार्मर 48 घंटे के अंदर मैं लगा देता हूं। ये बिल्कुल एकदम असत्य है। राज्य का विषय है ट्रांसफार्मर लगना बिजली का, अपनी सरकार तो ही ट्रांसफार्मर लगाने जाएगी। चलो, अनेक स्थानों पर ट्रांसफार्मर 2 से 3 महीने में लगाए जाते हैं। मैं पैसा इतना मैंने प्राइवेटीकरण जो हुआ है कि क्या ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अलग से कोई पैसा केंद्र सरकार से दिया जाता है? जब कहा जाता तो मंडल आयुक्त कहता, मंडल अभियंता कहता है कि नहीं ये फिर मैं ट्रांसफार्मर लगाऊंगा या जनप्रतिनिधियों से। माननीय अध्यक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज इस सभा में झारखंड राज्य के सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूँ। ये परियोजना प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत AIBP के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित की जा रही इस परियोजना कुल लागत 14,959 करोड़ है और सरकार इस उद्देश्य से झारखंड राज्य के किसान सिंचाई सुविधा प्रदान करना है कि राज्य के अधिकांश गरीब आदिवासी एवं स्थानीय छोटे किसान जनसंख्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुवर्णरेखा परियोजना 2011-12 PMKSY के केंद्र सरकार स्वीकृति दी थी और इसके लिए केंद्र राशि 616 करोड़ रुपया राज्य ने, हालांकि परियोजना का वृद्धि कारण राज्य सरकार से अतिरिक्त आवश्यक। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद। जनपद सहारनपुर में मैंने नेफ्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी विभाग से संबंधित मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और वर्तमान में मरीजों को निकटतम चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है। मेरी आपसे अनुरोध है कि किसी भी योजना के अंदर, चूंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है, किसी भी योजना में इसको सम्मिलित कराकर वहां पर नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ऑर्थोपेडिक, कार्डियक सर्जरी आदि की सुविधाओं के लिए शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। इन सुविधाओं को सम्मिलित करने के लिए मान्यवर अगर सरकार को निर्देशित करने का काम करेंगे कि किसी योजना में इसका समायोजन कर करके वहां पर हो रही लगातार थैंक यू सर मरीजों की वृद्धि। I want to place on record 5 data points, sir. The first one being there's a huge amount of FDI coming into the healthcare system. Second data point is we are the largest producer and consumer of sugar, sir. Third data point is there's the ultra processed food is growing at almost 13% every year, sir. Fourth data point is becoming a capital of cancer capital, sir. Fourth data point is we are having the highest number of diabetic patients. Even Prime Minister has mentioned about it, sir. Sir, last 1 minute, sir. Sir, gist of it is our country as a whole is becoming unhealthy, sir, because of huge consumption of processed food with the highest sugar content, sir. So the request is, sir, like what UK have done. UK has done a layer tax system. Because of that, in the last 3 years, they put down sugar content in the food and beverages by 29%, sir. So I request the Health Ministry and also the Finance Ministry to look at it, sir, so that zero sugar drinks and food can have 12% GST and low to moderate sugar drinks can have 18% GST plus cess. And last one, sir, high sugar drinks and high processed foods can have 100% GST plus cess, sir. Thank you. जायसवाल अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड के एक बहुत ही एम्बिशियस योजना कोनार परियोजना पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस डैम का निर्माण 1955 में हुआ, तिलैया डैम का और कोनार डैम का, और इसमें हजारों गांव जो है विस्थापित हुए। चौपारण, बरही, विष्णुगढ़, चंदवाड़ा में बहुत सारे लोग विस्थापित हुए जिनका आज तक पुनर्स्थापन नहीं हुआ। पहला मेरा मांग है कि इनको पुनर्स्थापित किया जाए। कोनार डैम से नहर का जो है योजना 78 में चालू हुआ और आज तक ये 50 वर्ष के करीब हो गए हैं, अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ और एक भी गांव में पानी नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मेरा मांग है कि ये सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार पूरी करे, यहाँ हाइडल पावर लगाए और यहाँ पर टूरिज्म डेवलप करे ताकि लोगों को वहां पर रोजगार मिले। अध्यक्ष महोदय, ये 85 गांवों को यहाँ से पानी मिलना था, लगभग 63,000 एकड़ को सिंचित होना था, लेकिन ये परियोजना 50 सालों से लंबित है। केंद्र सरकार से मांग है कि इसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पराग प्रकाश। I wish to bring to the attention of this House an urgent matter concerning the Nasik constituency, the need for the dedicated truck terminal on the outskirts of the city. Nasik being a major industrial and agricultural hub, already witnesses significant truck movement carrying goods
such as grapes, onions, and industrial material. In the light of the massive preparations required for the Kumbh Mela and the growing logistical needs of Nasik, I urge the Ministry of Road Transport and Highways to prioritize the construction of a modern truck terminal urgently. This will Rani Sri Kumar. No. Thank you, sir. Our Tenkasi district was formed in the year of 2019. As of now, there are around 6,000 to 7,000 ex-servicemen and family members in the Tenkasi district. As per the government norms, the ECHS, CSD and the Assistant Director of Ex-Servicemen Welfare Office are made available in each district for the welfare of ex-servicemen and Veer Nares. Ex-Servicemen Welfare Association has been trying to get the CST facilities in Tenkasi since 2004. For this, recently they have approached all officers concerned, but till now there is no progress in establishing the CST canteens for the veterans. During the ex-servicemen welfare grievances meeting in Tenkasi Collector Office on the month of March 2023, a request for the same has been made for the district authorities and had forwarded the request to the ex-servicemen to the General Officer Commander Dakshin Bharat, but till now no progress has been made. I request the Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter related to the poor working conditions of the gig workers of the country. Sir, the gig economy in India has seen a significant growth with millions of workers employed by the digital platforms such as Swiggy, Zomato, Uber, Ola, Amazon and Flipkart, sir. However, these workers remain deprived of their basic social security benefits, fair wages and legal protections. Such gig workers are classified as independent contractors instead of employees, denying them rights such as minimum wages, accident insurance, provident fund and pension benefits, sir. Many gig workers face arbitrary pay cuts, excessive working hours and lack of grievance redressal mechanisms. Additionally, driven employment models often lead to unfair suspensions and wage deductions, worsening their financial instability. My request to the Government of India is to recognize gig workers as the employees under labour laws, establish gig workers social security fund, ensuring PF, health insurance and pension benefits, enforce fair pay structures and transparent algorithmic policies, sir, create grievance redressal forum. Sir, concluding, sir, concluding. Sir, last point. Sir, mandate digital platforms to contribute workers' social security. Given the urgency, I request the government to take immediate action, legislation and amendments for the safeguard of gig workers in India. अध्यक्ष महोदय 2027 मध्ये नाशिक त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी सिंहस्थ कुंभमेळावा होत आहे, परंतु ज्या पवित्र गंगा गोदावरी नदीवरती हा सिंहस्थ पर्वणी स्नानाची पर्वणी होते, त्या नदीची अवस्था अत्यंत वाईट झालेली आहे. कारण नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील सांडपाणी असेल किंवा कंपन्यांचं दूषित पाणी यामुळे संपूर्ण नदी पात्र अत्यंत प्रदूषित झाल्यामुळे म्हणजे नाशिक जिल्ह्याच्या पूर्व बाजूला असलेल्या चांदोरी, सायखेडा, नांदूर, मधमेश्वर या भागामध्ये प्रचंड पाण्याचा घाणवास येऊन जलचर प्राणी, मग त्यामध्ये मासे असतील किंवा इतरही जलचर प्राणी मोठ्या प्रमाणावरती मरण पावत आहेत आणि म्हणून यावरती ठोस उपाययोजना करण्यात यावी. त्याचबरोबर हा सिंहस्थ कुंभमेळावा ऐन पावसाळ्याच्या काळात येत असल्यामुळे अतिवृष्टी, गोदावरी नदीचा पूर, चिखल या बाबीवरती शाश्वत उपाययोजना कराव्यात आणि त्याचबरोबर 2 वर्ष शिल्लक असल्यामुळे ज्या पद्धतीने सिंहस्थ कुंभमेळाव्याचं नियोजन व्हायला पाहिजे, रस्ते असतील, पूल असतील, विमानतळ, नाशिक परिसरातील सर्व पर्यटन स्थळांना जोडणारे रस्ते, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात ही विनंती आपल्या माध्यमातून. सुप्रिया सुले. Sir, thank you, sir. I stand here to raise the issue of the IDBI Bank. Sir, IDBI बैंक के 20,000 एम्प्लॉइज है और जब जसवंत सिंह जी वित्त मंत्री थे उन्होंने वायदा किया था कि इसको प्राइवेटाइज कभी नहीं करेंगे और 51% हमेशा सरकार के साथ रहेगा. और आज हम जब पेपर में पढ़ रहे हैं कि बहुत सारा LIC ने शेयर्स लिए हैं IDBI बैंक के और अगर ऐसा हुआ और उन्होंने मार्केट में बेच दिया तो 61% शेयर्स
बाहर चले जाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। तो सारे ऑफिसर्स और आईडीबीआई के 20,000 एम्प्लॉइज की मांग है कि ये प्राइवेटाइजेशन न करे। एनपीए बहुत कम आया है, बैंक बहुत अच्छी चल रही है, तो ये सारी जिम्मेदारी सरकार और आईडीबीआई बैंक जैसे चल रही है वैसे ही चलने दे, ऐसे मेरी विनम्र विनती। थैंक यू। रकीबुल हुसैन मिनट में बोलेंगे सर। Honorable Speaker, sir, I rise to draw attention to the issue of recurring river erosion and flood caused by the Brahmaputra River and its tributaries in Assam. Due to river erosion, Assam loses approximately 8,000 hectares of fertile land annually. In the past 50 years, nearly 4,000 square kilometers or 7.4% of the state areas has been lost. The flood worsened the situation affecting over 30% of Assam population annually. In 2023 alone, 20 districts over the lakhs of people were impacted. Despite its severity since ages, river erosion in Assam was recently recognized as a national calamity by the 15th Finance Commission. However, bureaucratic inefficiencies often hinder the effective distribution of the funds to beneficiaries. Sirs, I urge the Ministry of Home Affairs and Disaster Management Division and the Ministry of Jal Shakti to take immediate coordinate action plan, mitigate its impact. थैंक यू स्पीकर साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 12 ਵਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫੇਲ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਾਰੇ। ओके, माननीय सदस्यगण, अब सभा में रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 85 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हो जिन्हें वह प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत की गई कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूदा अधिकारी को बताएं। रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा। सुश्री वर्षा गायकवाड़। आज माननीय सदस्य देर रात्रि तक रेल मंत्रालय पर चर्चा हो सकती है, तो मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य इसमें भाग लें और अधिक से अधिक माननीय सदस्य बैठें। सुश्री वर्षा गायकवाड़ 2 दिन तक। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय पर चर्चा में बोलने के लिए खड़ी हूँ और आपने मुझे इसके बोलने के लिए अवसर दिया। मैं आपका सबसे पहले तो बहुत सारा धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। रेल हम भारतीयों के लिए सिर्फ एक यात्रा का साधन नहीं है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, वो हम सब के लिए यादों से जुड़ी है, हम सबके जरूरतों का हिस्सा है और भारतीय रेल हम सबका जीवन का अविभाज्य अंग है। हम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय देखते हैं कि बड़े पैमाने पे जब चर्चा होती है तो हमने देखा है ये जो सरकार है नामकरण करने में बहुत बड़ी होशियार है और बहुत बड़े बड़े नाम देती है। इस बजट को भी रिकॉर्ड बजट का नाम देने का जो है रेल मंत्रालय का काम इस सरकार ने किया है। हमने देखा निपुण भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, अलग अलग नाम, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अलग अलग नाम देने का काम इस सरकार के माध्यम से होता है। लेकिन सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो इस बजट को मैं ये कहूंगी ये रिकॉर्ड बजट नहीं है, ये पूरी तरह से जो है ये फेल बजट है। ये मैं आपके माध्यम से सबसे पहले कहना चाहती हूँ। आज इस बजट में बड़े बड़े आंकड़ों को बताया गया है, बड़ी बड़ी नई ट्रेन की घोषणाओं की बात की गई है, लेकिन अगर आप बुनियादी स्तर पे, अगर जमीनी स्तर की आप बात करें तो कोई भी समस्या को इसने सॉल्व नहीं किया है। आज भी वो समस्या बजट फेल थोड़ी होता है, कोई बजट फेल नहीं होता। तो मैं अध्यक्ष महोदय आप मुझे संरक्षण दें, आप मुझे संरक्षण दें जी।
तो बुनियादी ढांचे के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। मैंने देखा जब भी मैं संसद में आई तब से मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है हर चीज जो है 2014 के बाद से ही हुई है। जैसा आप सबको मालूम है, जब भी हम चर्चा करते तो भारतीय रेल का उगम भी अगर 2014 में आप लोग कहेंगे, जैसे किसी सदस्य ने कहा था कि स्वतंत्रता की जो है 2014 से हुआ है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था सूर्य, चंद्र और सत्य ना कभी छुपा है ना कभी छुपेगा। तो ये सत्य बिल्कुल सामने आएगा। तो आप कितना भी इसको रिकॉर्ड ब्रेक आपका बजट कहिए, लेकिन बिल्कुल ही आपका रिकॉर्ड ब्रेक बजट नहीं है, ये आपका फेल बजट है। ये कैसे, मैं सम्मानीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहती हूँ। 2.5 लाख करोड़ का बजट है और वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं इसमें एक चीज बताना चाहती हूँ, अंग्रेजी में एक कहावत है, डेविल इज इन द डिटेल्स। इसका मतलब क्या है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय? इस बजट के आप अगर प्रावधानों को देखेंगे तो आपको रेल का पूरा बजट अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि 8,20,000 करोड़ बजट है, जिसमें से 2,55 करोड़ रुपया जो है ये बजट भारत सरकार की बजटरी सप्लाई से के माध्यम से रेलवे को मिला है। और जो बाकी का बजट है, जो 5,65,000 करोड़ रेल का बजट है, जो उन्होंने अपने रेवेन्यू से जोड़ा है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि भारत सरकार ने रेलवे मंत्रालय को कितनी मदद की है? भारत सरकार ने रेलवे मंत्रालय को जो सपोर्ट किया है वो लगभग जो है 25% करने का काम जो है भारत सरकार ने किया है। तो रेलवे अपने आप ही चलने का काम कर रही है। रेलवे मंत्रालय खुद अपना रेवेन्यू बढ़ाने का काम कर रहा है। और मैं आश्चर्य की बात यह बताना चाहती हूँ सम्मानीय आपको कि इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आया है, जो पिछले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर था और इस साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कंपेयर करेंगे तो 1 रुपया भी सम्मानीय अध्यक्ष महोदय इसमें बढ़ाया नहीं गया है। तो ये बजट किसके लिए आप कहते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक बजट है? ये मेरा सबसे पहला कहना है। रेल हमारे सबके जीवन की क्या है? जीवन रेखा है। हम सुबह से शाम जो है इसको मानते हैं क्योंकि इससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन आज क्या परिस्थिति है? आज यह परिस्थिति है कि जो हमारी जीवन रेखा है वो आईसीयू में भर्ती है और जो है वेंटिलेटर पे चल रही है। ये दुर्भाग्यवश हमारी जो है रेल की अवस्था इन्होंने करने का काम किया है। अगर अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताऊं, ऑपरेटिंग रेशो अगर आप देखेंगे तो 98.43% है, इस तक पहुंच गया है। तो आपको मैं इसका मतलब बताना चाहती हूँ। इसका मतलब है कि रेलवे जितना पैसा कमाती है उतना पैसा वो खर्च करने का काम करती है। यहाँ पे मुझे आपको एक कहना पड़ेगा, एक मैं कहानी बताना चाहूंगी। एक इंसान पूरा महीना काम करता है, पूरा महीना काम करने के बाद सैलरी लाता है, सैलरी को जो है पूरा खर्च कर देता है और अपने ईएमआई भरने के लिए उधार लेता है और फिर जोर से कहता है कि मैं आत्मनिर्भर हूं। वैसी ही अवस्था इस रेलवे की हुई है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय मैं यहां से बताना चाहती हूं। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा जो मुद्दा है वो है रेलवे की वित्तीय सेहत के बारे में। अब इनकी सेहत की भी हमें चिंता करने की बहुत सारी जरूरत है। अगर सम्मानीय अध्यक्ष महोदय आप आज इनकी वित्तीय सेहत देखें तो आपको पता चल जाएगा 2022 और 2023 में रुपए जो है 4,300 करोड़ मतलब 4,300 करोड़ का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा था, लेकिन इनको मिले कितने रुपए? 3,400 करोड़ रुपए, मतलब 900 करोड़ का इनका नुकसान हुआ। 2023 और 2024 की बात करें तो इनका बजट था 3,000 करोड़, इनको मिले कितने? 2,943 करोड़ रुपए इनको मिले। इसका मतलब इनका नुकसान 57 करोड़ का हुआ। 2024 और 2025 की बात करें तो इनका जो था वो बजट का लक्ष्य था 3,000 करोड़। ये जनवरी 2025 तक ये 760 मतलब 767 करोड़ का हो गया, मतलब 767 करोड़ का हो गया है। तो आप समझ सकते हैं ये साल का इनका जो लक्ष्य है 2025 का 26 का, ये उनका लक्ष्य 3,000 करोड़ का है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड में देखें तो ये हर बार नुकसान में गए हैं, हर बार इनकी कमाई जो है वो गिरी है। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि ये चमत्कार कहां से होने वाला है? ये अचानक ऐसी कौन सी जादू चलने वाली है कि इनके बजट में जो है ये पैसा जो इन्होंने लक्ष्य रखा है ये पाने वाले हैं? क्या ये रेल मंत्रालय खुद कमाने वाला है या ये रील के माध्यम से होने वाला है? हम रील देखते सम्मानीय अध्यक्ष महोदय रेलवे डिपार्टमेंट की। अब मैं इनकी जरा रेलवे की कमाई की हाल भी आपको बताना चाहती हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे की जो कमाई है 2025 और 2026 में कुल अनुमानित राजस्व
रुपए 3041.31 करोड़ की है। अगर पिछले 3 साल में अगर सन्मान्य अध्यक्ष महोदय आप देखें तो ये 3041.31 करोड़ उसी दाम पे स्थिर है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। इसमें सबसे क्या है, इसमें यात्री किराए देते हैं। यात्री कितना किराया देते हैं सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? 92,800 करोड़ रुपए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी आमदनी कहां से आती है? ये सबसे बड़ी आमदनी आती है माल ढुलाई से। 1,88,000 रुपए करोड़ जो इनको मिलता है वो माल ढुलाई से मिलता है। और ये खुद रेलवे भी एक्सेप्ट करता है, अगर इनका इनकम का कोई सोर्स है और इनका बिजनेस अगर किसी चीज से चलता है तो माल ढुलाई से चलता है। लेकिन इसमें भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें भी जमीनी हकीकत अध्यक्ष महोदय कुछ अलग है। जमीनी हकीकत ये है, अगर आप देखेंगे तो रेलवे का जो फ्रंट ट्रैफिक का जो 1951 अगर आप देखेंगे तो 85% का था। 1991 में 85 से वो 60% तक आ गया। 2022 में वो 60% से 27% पे आ गया। मतलब अगर आप देखोगे तो आज माल ढुलाई की भी जो है उन्होंने पूरा मुंह मोड़ लिया है रेलवे से। वो भी सोच रहे हैं कि सड़क का परिवहन अच्छा है, जल का परिवहन अच्छा है, लेकिन रेलवे का परिवहन अच्छा नहीं है। तो आज आप समझ सकते हो इन्होंने एक नेशनल प्लान बनाया है सरकार ने, और नेशनल प्लान में जो नेशनल रेलवे का इनका प्लान है 2030 का, इसका इन्होंने लक्ष्य रखा है। और लक्ष्य क्या रखा है? 45% इसको बढ़ाना है। अगर आप पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें 91 से लेके अब तक 1951 से अब तक का, तो जो 85% का था वो अभी 27% तक आ गया है। अब ये बात कर रहे हैं कि 2030 में हमें 45% जाना है। तो मेरा ये कहना है कि ये आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भी मुझे आपसे पूछना है। आज मैं रेलवे मंत्री को इस माध्यम से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने तो रेलवे का हाल देखा। रेलवे का हाल तो आजकल ऐसा चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि वह अकेली दौड़ रही है फिर भी दूसरे नंबर पे चल रही है। तो यह परिस्थिति की रेलवे की लाने का काम केंद्र सरकार ने किया है, ये मुझे यहां से कहना पड़ेगा। पिछले 11 सालों में मैंने एक देखा है, पिछले 11 साल का मेरा अनुभव ये रहा है कि सरकारी कंपनियां को घाटे में दिखाओ, घाटे में दिखा के आहिस्ता आहिस्ता बंद करो और आहिस्ता आहिस्ता अपने मित्रों के हाथों में दो। ये मित्रों की सरकार जो बन के आई है उसके मामले में मुझे ये भी कहना है कि अगर कैग का रिपोर्ट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अध्यक्ष महोदय कि कैग ने क्या कहा है। रेलवे ने जो है 2,604 करोड़ का घाटा झेला है। 2,604 करोड़ का घाटा, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता घाटा करके, और मैं बताना चाहती हूँ 3,200 करोड़ के कर्ज के प्रति जो है इन्होंने ब्याज दिया है, अतिरिक्त ब्याज। वो ब्याज कितना है अतिरिक्त सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? वो ब्याज दिया है 834.72 करोड़। तो मेरा सवाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता घटा रहे हैं, अतिरिक्त ब्याज दे रहे हैं, तो क्या सरकार सोच रही है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में बना दिया जाए? देखिए हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि BSNL खत्म हो गई, MTNL खत्म हो गई, एयर इंडिया खत्म हो गई, एयरपोर्ट खत्म हो गए, पोर्ट खत्म हो गए, आहिस्ता आहिस्ता करके सब मित्रों को गए। आने वाले दिनों में रेलवे भी जो है वो मित्रों को जाएगी क्या? और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये निजी हाथों में बेची जाएगी क्या? ये भी तो एक बड़ा षड्यंत्र इस माध्यम से नहीं है ना? ये मैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, ट्रेन हमारे लिए सिर्फ एक धातु नहीं है, ट्रेन हमारा दिल है, तेल हमारी धड़कन है, और ट्रेन हमारी जान है, रेल हमारी जान है। आज अगर हम बात करें, एक गांव से मजदूर दूसरे गांव में अपने परिजनों को छोड़ के जाता है ट्रेन के माध्यम से अपने पेट पालने के लिए। अगर छात्रों की बात करें, एक छात्रा अपना गांव छोड़ के पढ़ने के लिए जाता है। अगर हम बात करें यात्रियों की, तो मैं बताना चाहती हूँ कि लोग आज त्योहार में अपने घर परिवार से मिलने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। कुंभ की बात करें तो महाकुंभ में आपको मालूम है कि करोड़ों लोगों ने ट्रेन से जो है प्रयागराज पहुंचने की कोशिश की है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम ट्रेन के साथ इतने जुड़े हुए हैं, लेकिन आज ट्रेन की परिस्थितियां क्या है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? आज लोगों को जो डब्बा होता है, जो यात्री डब्बा होता है, जनरल डब्बा होता है, उसमें जो है जानवरों की तरह घुस के जो है खड़ा होने पे मजबूर किया जाता है। ये सबसे बड़ी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय बहुत गलत बात हो रही है। हम देखते हैं एसी कोच में कभी कभी क्या होता है, हम एसी कोच में हम गाड़ी में जा रहे थे, हमने देखा ऊपर से पानी टपकता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा।
पर एसी कोच में जो है ऊपर से पानी टपकता मिलेगा। 12-12 घंटे आपको ट्रेन के लिए इंतजार करना है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, प्लेटफॉर्म पे क्या है? प्लेटफॉर्म पे गंदगी के बड़े से बड़े जो है अंबार खड़े हैं। सुरक्षा की बात हम क्या करें? सुबह हमारी लड़कियां ट्रेन में गई थी 7 बजे, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, तो सुरक्षा की व्यवस्था क्या है? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जहां भीड़ भाड़ के स्टेशन होते और जहां भगदड़ मच के मौत होती है, दिल्ली की घटना को आप देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की घटना को हम देखते हैं, भीड़ भाड़ हो गई, लेकिन रेलवे प्रशासन के अधिकारी बचाव यंत्रणा का काम छोड़ के, बचाव कार्य छोड़ के सरकार को बचाने में जुड़े हुए थे। हमारी बात पत्रकारों तक नहीं जानी चाहिए, हमको उसको नकारना है, हमको इसको बोलना नहीं है, हमको इसको छुपाना है। यह बचाव कार्य रेलवे के प्रशासन के माध्यम से चालू था। आनन फानन में रात को मुआवजा दिया गया, जिनकी मौत हुई, जो घायल हुए, जो आहत हुई, उसका कोई भी जो है सम्मान्य अध्यक्ष महोदय बात लोगों के सामने नहीं आई। हमने अयोध्या स्टेशन में देखा, हमने प्रयागराज स्टेशन में देखा, ये क्या चल रहा है? ये सब क्या चल रहा है? ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। जब वक्त आता है तो खुद की पाक तपतपाते हैं, जो वक्त आता है तो रील बना के डालते हैं, और जब ऐसा समय आता है तो चुप्पी क्यों साधते हैं? ये भी मेरा इनके माध्यम से सवाल है कि इनको इस पे भी बोलना पड़ेगा सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। पिछले दिनों हमने महाराष्ट्र में घटना देखी, एक जळगांव की घटना हुई, एक पुष्पक एक्सप्रेस जा रही थी मुंबई की तरफ, और वहां पे अचानक से भगदड़ मच गई कि कहां गया, ट्रेन में आग लगी है, ट्रेन में आग लगी है। लोग कूद गए ट्रेन से बाहर, सामने जो है वहां से बेंगलोर एक्सप्रेस आ रही थी, उसके नीचे लोग कुचले गए, 13 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है सम्मान्य अध्यक्ष महोदय? मुझे आपसे पूछना है। अगर वहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं की माध्यम नहीं है तो ट्रेन के अपघात आप कैसे रोक सकते? आज अगर बात करें प्लेन में, आप देखेंगे कि कभी हवा का दबाव हो गया, टर्बुलेंस आ गया, तो हवा का दबाव कम हुआ तो आपके ऑक्सीजन मास्क आते हैं, टर्बुलेंस आ गया तो आपको सीट बेल्ट की बात आती है, कोई आपसे कम्युनिकेट करता है। लेकिन ट्रेन में जब घटना घटती है तो आपसे कम्युनिकेट कौन कर सकता है? ये भी मेरा सवाल है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हमारे परेल में एक घटना हुई, प्लेटफॉर्म पे चर्चा हुई, प्लेटफॉर्म में अफवाह फैली और लोग भागते भागते गए, एक दूसरे के ऊपर चलते गए। ऐसी घटनाओं में जो मौत होती है उसका जिम्मेदार सरकार को रहना चाहिए, ये मेरा यहां से सम्मान्य अध्यक्ष महोदय कहना है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से और भी कहना है कि 2024 में 8 महीने में कितने अपघात हुए? 29 ट्रेन के दुर्घटनाएं घटी है। कितने लोगों की यात्री की मौत हुई? 313 यात्रियों की मौत हुई, 4 रेलवे कर्मचारियों की मौत हुई। आज रेलवे की हालत ऐसी है, अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने देखा बहुत सी जगह पे हुआ, बालासार में, सब जगह पे, बड़ी बड़ी जगह पे, पश्चिम बंगाल में बहुत जगह पे बीच में हुआ दुर्घटना। कुछ तो सीखना पड़ेगा। आप सुरक्षा कवच की बात करते हैं, मंत्री महोदय भी है नहीं, मंत्री महोदय ने सुरक्षा कवच की बात की, हमें तो लगा था सुरक्षा कवच ट्रेन के लिए आएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश सुरक्षा कवच तो मंत्री महोदय को देने का काम हुआ है। अरे आप कुछ तो भूतकाल से भी सीखिए, लाल बहादुर शास्त्री साहब से भी तो कुछ सीखिए। जब दुर्घटना हुई थी तो खुद जिम्मेदारी लेके लाल बहादुर शास्त्री साहब ने रिजिग्नेशन दिया था, लेकिन ये मंत्री महोदय ऐसे हैं, इनके 11 महीने के कार्यकाल में 29 रेल के एक्सीडेंट हुए हैं, फिर भी इसके तस से मस होने का काम ये नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे कहनी है। अगर रेल की बात हो और मैं अगर हालात कहने की बात हो तो मुझे मुंबई के बारे में तो कहना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई जो है वो आप सबको मालूम है कि सबसे बड़ी मुंबई की, हम तो कहते हैं मुंबई चलती ही रेल से है, तो मुंबई की अगर लाइफलाइन किसको कहते हैं तो रेल को कहा जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज क्या सवाल है मुंबई की हालत का? जो हमारी रेल की हमारी जो लाइफलाइन थी वो आज लाइफ सपोर्ट पे आ गई है। मेरा मंत्री महोदय नहीं है, नहीं तो मैं मंत्री महोदय को आह्वान करना चाहती थी, चलिए मेरे साथ सुबह 7 बजे चर्चगेट स्टेशन के बाहर, चलिए आप विरार से चर्चगेट आइए, आप कल्याण से सीएसटी आइए और शाम को वापस मेरे साथ उसी ट्रेन में चलिए। आप देखिए लोगों की अवस्था क्या है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, लोगों को बैठने नहीं, खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। आज पहली बार मैं ये भी चीज कहना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है हमारे मुंबई में। मुंबई में लगभग लोकल ट्रेन में 2468 लोगों की जो है वो मौत होती है, वो अपनी जान गंवाते हैं सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। और मैं उसमें भी कहना चाहती हूँ, उसमें से उसके साथ 1151 लोग ये कैसे मरते मालूम है? ये पटरी से चलते हुए, पटरी बदलते हुए मरते हैं। आज भी हमारी समस्या क्या है?
हमारे पास ओवरहेड का ब्रिज नहीं है। आज भी 12-12, 15-15 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है, लोग पटरियों से चल के जाते हैं। तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा, इनकी रक्षा कौन करेगा? सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई के ट्रेन के अपघात में 2697 लोग घायल होते। तो ये परिस्थिति मुंबई की है, जो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, जो देश में आप सभी लोग मुंबई को देखते हैं। मैं एक कहना चाहती हूँ कि इसके मामले में मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार इतना पैसा देती है, सरकार 1 लाख करोड़ रुपया सुरक्षा के लिए देती है, तो ये सुरक्षा होती किसकी है? जब लोग पटरी पे सुरक्षित नहीं, स्टेशन पे सुरक्षित नहीं, अगर हम देख के बाहर गांव में जाए तो हर ट्रेन को दरवाजे होते हैं, हमारे ट्रेन को दरवाजे नहीं होते, हमारे लोग गिरते हैं। तो ये सुरक्षित नहीं है, तो किसके लिए 1 लाख रुपया खर्चा करती है, इसकी भी चौकसी होनी चाहिए। आपको समझनी पड़ेगी कि एक एक जान अनमोल है, एक एक जान की कीमत है। घर से इंसान बाहर निकलता है तो घर परिवार ये सोचता है कि मेरा बच्चा घर में आएगा कि नहीं आएगा। तो सरकार इस मामले में थोड़ा बहुत तो एहसास रखती है क्या? ये भी सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से ही सरकार को सवाल है, थोड़ा तो संवेदनशील हो जाइए, थोड़ा तो लोगों के बारे में सोचिए। ये मेरा इनसे यहाँ पे कहना है। हम कहते हैं कि भारतीय रेल का जो नेटवर्क है वो देश में नहीं, पूरे दुनिया में 4थे नंबर का है। हमारी पूरी दुनिया में हमारी भारतीय रेल 4थे नंबर का बड़ा नेटवर्क रखती है, और सबसे बड़ी आबादी का देश भी किसके पास है, तो हमारे देश के पास है। लेकिन आज क्या परिस्थिति है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय? परिस्थिति ऐसी है, 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, और ट्रेनें कितनी है? 13,000। तो अगर इसका कैलकुलेशन आप करें तो आपको पता चल जाएगा, हर ट्रेन पर 1,07,000, हर ट्रेन में 1,07,000 लोगों का उसके ऊपर भार है, बोझा है। मतलब एक ट्रेन में कितने लोग घूमते हैं, आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे मराठी पिक्चर सैराट में अभी 5 मिनट आदेश में 2 मिनिट हमारे मराठी पिक्चर में एक डायलॉग था, क्या था? मराठी मध्ये बोलू का इंग्लिश मध्ये सांगू? मराठी इंग्लिश में समझते कि नहीं? अब मुझे बोलना पड़ेगा, ये हिंदी का सफर है कि इंग्लिश का सफर है? SUFFER। तो ये इंग्लिश का सफर है, लोगों को इससे जो है वो तकलीफ सहनी पड़ती है। दूसरी तरफ आप दाम की बात करें, अगर हम फ्लाइट से जाएं, 2 महीने पहले मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट लें तो कितनी प्राइस है उसकी? 4,500 रुपए। और अगर हम यही जो है 15 घंटे ट्रैवल करके तेजस एक्सप्रेस से जाए, राजधानी से जाए, सेकंड क्लास की टिकट कितने की है? 4,300 रुपए की। अगर फर्स्ट क्लास की टिकट लूं तो 5,300 रुपए की। अरे मैं पहला वक्ता हूं, मुझे बोलने तो दीजिए। बहुत लंबी सूची है, बहुत लंबी है। तो मैं इतना ही कहूंगी, इसका मतलब है कि 6 गुना आप आमदनी लेते, 6 गुना आप टाइम लेते हो। एक मिनट खत्म करूंगी, 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट में फिनिश कर दूंगी। तो इसका मतलब है आप 6 गुना ज्यादा टाइम लेते हो और प्राइस भी ज्यादा लेते हो। मेरा यही कहना है कि ना हमें स्पा चाहिए, ना हमें मार्केट चाहिए, ना हमें सेल्फी पॉइंट चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए मैं आपसे बताना चाहती हूँ। हमें चाहिए स्वच्छ टॉयलेट, पानी, स्वच्छ अच्छा भोजन और सुरक्षा और टाइम की पाबंदी। ये हमारी सबसे बड़ा कहना है। स्टेशन के बाहर हमें चाहिए एम्बुलेंस। और मेरा एक कहना है, ये फैंसी इनॉग्रेशन और PR घोषणा से राजनीति से ऊपर उठिए। और मैं आखिर में नियम 377 के अधीन सभापति ने आई गेव द बेल ट्वाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड आई हैव गिवन 20 मिनट्स। ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स, प्लीज कंप्लीट। सर मैंने कुछ प्लीज कंप्लीट, प्लीज कंक्लूड। सर मैं अपना भाषण एक शायरी के साथ समाप्त करूंगी, क्योंकि वंदे भारत क्या है? वंदे भारत शताब्दी उसी की बात है। तो वंदे भारत पे मत आंको रेलवे की तस्वीर, वंदे भारत पे मत आंको रेलवे की तस्वीर। जनरल डब्बे की हालत देखो बहुत है गंभीर। सफाई सुरक्षा सुविधा सब अधूरी है यहाँ। झूठे प्रचार से नहीं बदलेगी रेलवे की तकदीर। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन सभापटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में अध्यक्ष पीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की, अपना मामलों को अनुमति पाठ को तुरंत
व्यक्तिगत रूप के सभा पटल पर रखा जाए। श्रीमती शताब्दी राय। थैंक यू सर। सर, रेल के बारे में कुछ बोलने से पहले जो बात आते हैं वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी के बारे में बोलने से सबको पता है लास्ट 2 साल से 3 साल से रेल का हाल क्या है, कितना एक्सीडेंट हुआ है। सर, कंपेंसेशन तो ऐसा नहीं है 2 लाख दो 2 करोड़ दो, कभी घर वापस नहीं आते। कंपेंसेशन कभी बेटा को वापस नहीं लाते, कंपेंसेशन कभी बाप को वापस नहीं लाते, कंपेंसेशन कभी माँ का प्यार वापस नहीं लाते। इसलिए एक्सीडेंट जो हो रहे क्यों हो रहे इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर, लोकल ट्रेन, रेलवे लोकल ट्रेन का हाल जो है, उस दिन मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में गई थी, मैं सामने देख रही थी एक ट्रेन आई है, उसमें जो 3 टायर है उसमें 6 लोगों का जगह होगा, एटलीस्ट 20 लोग वहां पे बैठे हैं और बच्चे को खिड़की से धक्का मार के अंदर फेंका है। ऐसा नहीं है रख रहे बच्चे को, क्योंकि बच्चे जाने से उसको जगह मिल जाएगा, फिर वो माँ बाबा पीछे से जाएंगे। जो हाल है, मैंने पूछा ये कौन सा ट्रेन है, बिहार के जाने वाला है। मैंने सोचा 1-1.5 घंटे का जर्नी होगा, बोला नहीं कल शाम तक पहुंचेंगे। जिस ट्रेन में बच्चे को माँ को धक्का लगा के अंदर भेजना पड़ता है, जहां पे 3 जगह 6 लोगों को जगह 20 लोग बैठते हैं, 1 दिन 1 रात चढ़ते हैं, उसका एक्सीडेंट से भी बड़ा खतरनाक जगह वहां पे बन गया है। यहाँ पे रेल का मिनिस्टर को देखना चाहिए। आप जो बोलते हैं जो वेटिंग लिस्ट में सर मुझे पता नहीं चलते, अगर ट्रेन का टिकट सपोज 200 है, 200 के बाद और भी 200 वेटिंग लिस्ट दे रहे, इसका मतलब अगर एक कैंसिल करे तो सेकेंड उसको उस पर चढ़ जाएंगे। आपका रेल का कोई लॉस नहीं हो रहे, फिर भी आप कैंसिल करने के लिए 20 रुपीज प्लस जीएसटी ले रहे हो, लास्ट मोमेंट में कैंसिल करने से 60 प्लस जीएसटी ले रहे हो। आपको पता है आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से 2019 से 2023 तक कैंसलेशन में रेल का इनकम हुआ 6,113.80 करोड़। वेटिंग लिस्ट में कैंसलेशन में मिला 1,229.85 मतलब ये